तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर ध्रुव राठी जैसे लोग मुसलमानों को फंड देंगे तो मुसलमान ताकतवर होकर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अवाम कहती है पानी बिजली गैस दो, वो कहते हैं ये मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा अगर तुमने मुझसे सवाल पूछे। अगर आपने राहुल गांधी को वोट दिया तो मुसलमानों को फंड देगा, फिर मुसलमान हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। तो अवाम की बुद्धि भी सटक जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं हूं मलिक जहांगीर इकबाल, और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंतहाई हसास नौयत का मौजू है। अगर कहा जाए कि ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं, इन तमाम का ये यकताई रखने वाला मौजू है। लेकिन इस मौजू को जानने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। हम माजी में भी कब? सन 1919। बेनितो मुसोलिनी नाम आपने सुना होगा, फाशिस्ट तंजीम का बानी। एक ऐसी तंजीम उसकी बुनियाद रखी कि जिसने पहले एक इनकलाब की सूरत में मार्च किया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और पॉपुलिज्म की बुनियाद पे हुकूमत में आया, और जंग का दाई था, वो नफ़रत का दाई था। उसका मानना था कि इटालियन कौम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है और उनको जो है सब दुनिया पर राज करने का हक हासिल है, लिहाजा वो जहाँ चाहेगा कब्ज़ा करेगा, जहाँ चाहेगा वो जंग करेगा। वैसे तो जनाब एक सहाफ़ी थे, सहाफ़त में नफ़रत डाली, नफ़रत से उरूज पाया, उरूज से फिर हुकूमत पाई, और हुकूमत पाई तो मुतासर किया लोगों को। किन लोगों को? क्या आपको पता है कि जनाब एडोल्फ हिटलर साहब जो हैं वो भी इनके मुतासिरीन में से थे। जिस तरह इन्होंने एक तंजीम बनाई थी ना, फास्की दी कॉम्बैटिमेंटो, यानी फाइटर लीग, ठीक इसी तरह हिटलर ने भी एक तंजीम बनाई, नाजी पार्टी। दोनों के मकसद एक थे। हिटलर ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था लेबेंसरम का। लेबेंसरम यानी कि जिस तरह उस वक्त जर्मन जो थे सारी दुनिया में बिखरे हुए थे, तो उनके लिए एक लिविंग स्पेस, पीस लैंड या प्रॉमिस लैंड बनाना, वही ख्वाब दूर के सुहाने दिखाना कि तुम्हारे तमाम मसाइल का हल मेरे पास है, तुम सबसे अजीम कौम हो और सारी दुनिया में तुम्हें हुक्मरानी का हक हासिल है, लिहाजा तुम्हारे लिए एक स्पेस बनाना है। अब उस स्पेस बनाने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले मुखालफिन को ख़त्म करना पड़ता है अपनी ही रियासत के अंदर। जब आप अपनी रियासत के अंदर मुखालफिन को ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप बैरूनी दुनिया में दुश्मन तलाश करना शुरू कर देते हैं। यही वजह थी सारी फाशिस्ट तंजीम की, ये नाज़ी जर्मनी की। अगर आप जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम आप देखें जो नफ़रत की बुनियाद पे लड़ी गई, तो जनाब उसमें 12 करोड़ लोग मारे गए थे, 120 मिलियन, पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। तो यहाँ से उन्होंने एक चीज़ सीखी, वो ये सीखी कि दोबारा हमने इस तरफ से नहीं जाना, दोबारा हमने पॉपुलिज्म की सियासत की तरफ नहीं जाना, ये फाशिज्म की बुनियादें नहीं रखनी। काबिल नफ़रत एक्ट बना दिया गया। लेकिन अगर हम आज पे आ जाए ना, आज के दौर पे आ जाए, तो अगर अपने पड़ोस में जाएं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, भारत, 2014 से हमने देखा कि वहाँ पे जितने अक़लियत थे उनके लिए ब्रीथिंग स्पेस कम होता जा रहा है। कभी सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है जहाँ से मुसलमानों को दिखाने के वो कब आए थे, क्यों आए थे। अगर कोई हिंदू आया है सन 2014 में हिंदुस्तान, तो उसको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका लैंड है, या खंड भारत उसका है। लेकिन अगर एक मुसलमान सन 1980 में या 70 में हिजरत करके आया बांग्लादेश से यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि अखंड भारत में सिर्फ हिंदुओं के लिए स्पेस है, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। वो नज़रिया जो मुसोलिनी ने बुनियाद जिसकी रखी, जिसे हिटलर आके ले गया, नरेंद्र मोदी साहब उसी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 2019 का इलेक्शन हमने देखा, नफ़रत की बुनियाद पर लड़ा गया, पाकिस्तान से नफ़रत, पाकिस्तान को एक मॉन्स्टर बना दिया गया। वो नारे, भारत दुश्मनी के, जंग के नारे जो पाकिस्तान 1990 की दिहाई में दफना कर आ चुका है, भारत में बदकिस्मती से अब तक उस नारों का बोलबाला है। अगर पाकिस्तान से आप नफरत करते हैं, पाकिस्तान से जंग की बात करते हैं, तो आपको पॉपुलिज्म वोट मिलता है। उस सियासी लीडरान बजाय इसके कि तरक्की की तरफ लेके जाएं, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, वो नफरत की बुनियाद पर वोट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने देखा 2019 से लेकर अब तक 2024 तक एक ऐसी वेव उठी जहां तमाम अक़लियतें, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख और ईसाई भी महफूज ना रह सके। अभी अगर मैं माजी करीब की बात करूं, रिसेंट पास्ट की बात करूं, तो नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया राजस्थान में कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इसमें कहा गया कि भाई अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो ये मुसलमानों को फंड देंगे, और अगर ये मुसलमानों को फंड देंगे तो मुसलमान ताकतवर होकर तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लिहाजा अगर तुम्हें अपनी बका अजीज़ है तो मुझे वोट दो। अब 70-80 करोड़ हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम है अगर सिर्फ ये हिंदू ही वोट दें तो मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के वोट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बासानी इलेक्शन जीत जाते हैं।
इसी तरह उन्होंने 2019 का इलेक्शन जीता, उससे पहले 2014 का इलेक्शन भी इसी बुनियाद पर जीता। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी साहब की अगर आप तारीख देखें तो सन 2002 मुस्लिम कुछ फसादात गुजरात, एक बहुत बड़ा नाम नरेंद्र मोदी का। जितनी रिपोर्ट्स आई ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आलमी दुनिया में जितनी तहकीकात की गई तो तमाम तर हाथ नरेंद्र मोदी की हुकूमत का था। ये जनाब उस वक्त वहाँ पे वज़ीर आला थे। ठीक इसी तरह बात यहाँ पे ख़त्म ना हुई। अगर ये बात कोई टुच्चा इंसान करे, इंसान से मुराद के गली मोहल्ले का लीडर करे तो बात समझ में आती है, वज़ीर करे तब भी समझ में आती है। लेकिन इतनी बड़ी रियासत का वज़ीर आज़म जब अपने मुल्क की इतनी बड़ी अक़लियत 20 करोड़ मुसलमान हैं लगभग वहाँ पे, उनके खिलाफ ये नफ़रत का प्रचार करे तो सोचें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होगी। अगर इस बुनियाद पे वोट मिल रहा है तो उस कौम की सिचुएशन क्या होगी, उस अक़लियत का खौफ क्या होगा। यहाँ बात लोग अक़लियत की खौफ की करते हैं, तो मैं मज़े की बात बताता चलूँ कि दुनिया में रियासतें तब नहीं टूटती जब अक़लियत खौफज़दा हो। रियासतें तब टूटती हैं, रियासतें तब तबाह होती हैं जब अक्सरियत खौफ में मुब्तला हो जाए कि भाई ये अक़लियत तुम्हें खा जाएगी। बेसिकली ये जितनी भी नालायक हुकूमतें होती हैं ना, ये उनका एक टैक्टिक्स है। बेनितो मुसोलिनी से शुरू करें, नरेंद्र मोदी पे आ जाएं कि ये अवाम को डेवलपमेंट की बात नहीं करते, पानी की बात नहीं करते, बिजली की बात नहीं करते, ये मॉन्स्टर दर मॉन्स्टर खड़ा करते हैं। अवाम कहती है पानी बिजली गैस दो, वो कहते हैं ये मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा अगर तुमने मुझसे सवाल पूछे या तुमने मुझे वोट ना दिया। अगर अब अवाम पूछे ना कि भाई 2019 से 2024 तक आपने क्या दिया है, भारत में गुर्बत कम हो गई या गरीबी ख़त्म हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो गई, तो कहेंगे कि भाई मुसलमान आ जाएंगे, हमने मंदिर बना दिया है, हमने मुसलमानों को कुचल दिया है। ये नफ़रत कब तक चलेगी और कहाँ तक चलेगी, इसका दी एंड नहीं है। मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे तो ईसाइयों की बारी आएगी, ईसाई ख़त्म हो जाएंगे तो सिखों की बारी आएगी, सिख ख़त्म हो जाएंगे तो किसी और की बारी आएगी। जब आपने काम नहीं करना होता ना, फिर आप इसी तरह मॉन्स्टर्स खड़े करते हैं वोट लेने के लिए। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही कि नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच कर दी। इसके साथ ही कल एक मैंने बीजेपी कर्नाटका के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो देखी कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया, अगर आपने राहुल गांधी को वोट दिया तो मुसलमानों को फंड देगा, फिर मुसलमान हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। कैन यू इमेजिन 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब आप नफ़रत की सियासत करते हैं ना, पॉपुलिज्म की तरफ जाते हैं, तो अवाम की बुद्धि भी सटक जाती है। वो ये सोचते नहीं है कि कैसे मुमकिन है कि 80 करोड़ हिंदू 20 करोड़ मुसलमान से जो है वो खौफजदा हो गया है। कोई अकल काम नहीं करती इस पे। लेकिन जब सियासतदान इन चीज़ों पे वोट लेना शुरू कर दें, जीतना शुरू कर दें, तो रियासत का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यहाँ लोग बात करेंगे, देखें भारत बड़ी तरक्की कर रहा है, पिछले 10 साल में ये तरक्की कर ली, फलानी तरक्की कर ली। तो मेरी जान 10 साल 20 साल या 30 साल रियासतों की ज़िंदगी भी कोई इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। लेकिन माजी में हमने जितनी इसकी मिसालें देखी हैं ना, तो आखिर में रियासत की तबाही पे शुरू हुआ है। आप ये नफ़रत की सियासत प्रचार करके इलेक्शन तो जीत जाते हैं पर रियासत हार जाते हैं। ठीक यही मिसाल बांग्लादेश में सादिक आती है। आपने देखा कि बांग्लादेश में इंतखाबात हुए, एक जोक थे इंतखाबात के नाम पर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम किरदार अदा करता है सहाफ़ी बरादरी, सहाफ़ा, जर्नलिज़म। अगर आपको याद हो तो वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था किस तरह बेनितो मुसोलिनी जो एक सहाफ़ी था, एडिटोरियल लिखता था, उसने नफ़रत की बुनियाद पर मकबूलियत हासिल की। या अगर आज के दौरे बात करूँ तो व्यूज़ की बुनियाद पर नफ़रत देखी जा रही थी तो जनाब और नफ़रत बांट रहे थे। वो सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे थे, वो कौम को जोड़ने की तरफ नहीं आ रहे थे, कौम को तोड़ने की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान में तो शायद ये स्टेट लेवल पे इतना ज़्यादा ना हो रहा हो, पर भारत में एक टर्म मुतारिफ़ करा दी कि गोदी मीडिया। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर ध्रुव राठी जैसे लोग या रोशन दिमाग लोग ना हों तो हमें पता भी ना चले कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, कितनी ख़राब होती जा रही है। इवन कि जो भारतीय हैं, जो अक्ल और समझ बूझ रखने वाले भारतीय हैं, सेन माइंड वाले भारतीय हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफदेह बात हो जाएगी कि उनकी बात पहुंचाने वाला कोई आगे नहीं है। अगर ये ध्रुव राठी जैसे लोग भारत में ना हों तो हमें अंदर की सिचुएशन का पता भी ना चले। और वो सेन माइंड रखने वाले भारतीय जो सोचते हैं, जो तशवीश में मुब्तला हैं अपनी डेमोक्रेसी को लेकर, अपने सेकुलर तशख़्ख़ुस को लेकर, उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए कोई स्टेट मीडिया मौजूद ही ना हो। इस वीडियो के इख्तिताम में मैं तमाम हुक्मरानों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, भारत के हों, ये पैगाम देना चाहूँगा या एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अवाम पे रहम करें, अवाम को एक झूठे मॉन्स्टर्स ना दिखाएं कि ये तुम्हारा ख़िलाफ़ है, ये मुल्क दुश्मन है, ये आपका हक खा गया, ये आपका फलाना कर गया। नहीं, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। हर वो बंदा जिसके पीछे एक फ़ैन फॉलोइंग है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी आवाज़ को रिस्पेक्ट दें, लोगों की आवाज़ को रिस्पेक्ट दें। वरना डेमोक्रेसी में और फाशिज़म में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है।
डेमोक्रेसी का एक कोई हुस्न है तो यही है कि अगर एक बंदा, कोई 1000 बंदा भी उसके पीछे खड़ा हुआ है तो उसकी बात को सुना जाए। अमल करना ना करना एक अलग बात है, बस आवाज़ पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी के पैगाम पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और लीडरान से मैं यही कहूँगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तमाम हुक्मरानों पे, ये तमाम सियासी लीडरान पे, कि वो ज़ुबान पे तवज्जो दें अपनी, कि अपने मुखालफिन के लिए कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो शायद सियासी नारे के लिए एक बात बोल देंगे, लेकिन अगर आप नीचे गली मोहल्ले की सतह में जाएँ, घरों की सतह पे जाएँ, तो नफ़रत दर नफ़रत की एक तह खड़ी होती जा रही है जो हिमालय से बुलंद होती जा रही है। उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आते। जो हाल यूरोप का था वही हाल अभी अगर ना हो तो 10-15 साल में आप सब कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं, जंगें, नफ़रतें, हर एक को लगेगा प्रॉमिस लैंड में है, किसी को अखंड भारत चाहिए, किसी को लिबरलिज्म चाहिए, और किसी को एक ऐसा प्रॉमिस लैंड चाहिए कि चाहे जिसके लिए हज़ारों इंसानों का खून बहा दिया जाए। इसकी कोई रोकथाम नहीं, इसकी कोई हद नहीं है। अवाम के बुनियादी मसले हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम है, बांग्लादेश की अवाम है, हिंदुस्तान की अवाम है, इनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इनको अपने बच्चों के लिए तालीम चाहिए, इनको अपने बुज़ुर्गों के लिए सेहत चाहिए, इन्हें दुश्मन नहीं चाहिए। इनके सामने दुश्मन खड़ा करना बंद करें, इनकी फलाह और बहबूद के लिए काम करें। ये अट्रैक्टिव नारा नहीं है, पर ये कौम को खड़ा करने वाला नारा है, क्योंकि जो आपका अट्रैक्टिव नारा है उससे कौम खड़ी नहीं होगी, उससे आर्जी तौर पर फतह मिलेगी, आर्जी एक डोपामाइन का बूस्ट मिलेगा, तो 5 साल 10 साल कौम तबाही की तरफ जाएगी। यही चीज़ हमने हिस्ट्री में देखी, और तारीख़ की एक बड़ी मज़े की बात है कि जो उससे सीखता नहीं है ना, फिर ये अपने आप को रिपीट करती है और आपको फिर से वही मॉन्स्टर्स दिखाती है जो आपको माजी में दिखा चुकी है। अपने घर वालों का, अपने मुल्क का ख्याल कीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।